Good morning, children. Welcome to SMC online classes. Class 10, Lesson 3, जीव जनन कैसे करते हैं। आज का टॉपिक है जीवों में लैंगिक जनन। जीवों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। लैंगिक जनन विशिष्ट प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन के द्वारा होता है। विशिष्ट प्रकार की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जब जो जनन कोशिकाएं मिलती हैं उनके द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन विशिष्ट प्रजनन कोशिकाओं को लिंग कोशिकाएं कहते हैं। लिंग कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, नर लिंग कोशिका तथा मादा लिंग कोशिका। पुरुष से नर लिंग कोशिका का निर्माण और स्त्री से मादा लिंग कोशिका का निर्माण होता है, जो दो अलग अलग जनक से आती है। जनक अर्थात दो अलग अलग माता और पिता से आती हैं। इन लिंग कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। जो लिंग कोशिकाएं होती हैं उनको युग्मक कहते हैं। अतः कोशिकाएं लैंगिक जनन में भाग लेती हैं, उन्हें युग्मक कहते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। जब एक नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का संयोजन होता है तो एक नए जीव एक जाइगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। यह युग्मक वृद्धि एवं विकास करके नए जीव को उत्पन्न करता है। एक लिंगी जीवों में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, परंतु एक लिंगी जीव में क्या होता है, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको एक लिंगी कहा जाता है। और उभयलिंगी जीवों में एक ही जीव पर नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न करता है, जैसे केंचुआ, हाइड्रा, जॉब आदि ये द्विलिंगी होते हैं। एक ही जीव पर नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं या द्विलिंगी कहते हैं। तथा दोनों नर तथा मादा जीव में अलग अलग होते हैं, उनको हम एक लिंगी कहते हैं। आज इसके बाद हम पढ़ते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में जनन के लिए एक विशेष संरचना पुष्प पाई जाती है। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, फूल में होती है। ये क्या है, हमारा फूल बना हुआ है। तो पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया फूल के अंदर होती है। आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। नर तथा मादा जननांग पुष्प के अंदर ही उपस्थित होते हैं आवृतबीजी पौधों में। पुष्प के पुष्पवृंत पर फूला हुआ शीर्ष पुष्पासन कहलाता है। पुष्प के पुष्पवृंत पर, एक पुष्प है एक पुष्पवृंत है, पुष्पवृंत पर फूला हुआ जो भाग है, शीर्ष फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, पुष्पासन। इसमें निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज। कौन सा होता है, बाह्य दलपुंज। ये देखिए, ये है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। ये है हमारा पुष्पासन। तो बाह्य दल कहाँ होता है, पुष्पासन के सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। हरे रंग की पत्ती के समान संरचनाओं का यह एक चक्र पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा तथा भोजन का निर्माण करता है। इसके एक भाग को बाह्य दल कहते हैं। सेकंड होता है दलपुंज। ये हमारा दलपुंज है। यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है। यह पहला घेरा था, एक पुष्प का कौन सा घेरा है, दूसरा घेरा है, जो प्रायः रंगीन होता है तथा परागकण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। इसके एक भाग को दल कहते हैं। दलपुंज में कीट आकर्षित किया जाता है। दलपुंज के द्वारा कीट को आकर्षित किया जाता है, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं तो रंगों को देखकर कीट इसमें बैठ जाते हैं। तो इसके एक भाग को क्या कहते हैं, दल कहते हैं, इंग्लिश में पेटल कहते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट इसका होता है पुमंग।
कुमंग यानी कि ये हमारे कुमंग, ठीक है। नर भाग को कुमंग कहा जाता है। यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। इसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुष्प के पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। देखिए ये है परागकोश, फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। प्रत्येक पुष्प के पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है तथा निचला भाग पूतंतु कहलाता है। जो निचला हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। परागकोश पूतंतु के ऊपर लगे होते हैं। परागकोश को पूतंतु से जोड़ने वाली नली को योजी कहते हैं। ये जो नली होती है परागकोश को जोड़ने के लिए, इसको क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। परागकोश के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं। परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। इसके बाद अगला भाग इसका चौथा होता है जायन या स्त्रीकेशन। लास्ट है स्त्रीकेशन। स्त्रीकेशन कितने भाग है? वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग होते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसकी इकाई को अंडक कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। आधारी भाग, आधारी भाग निचला भाग है वो अंडाशय कहलाता है। मध्य भाग वर्तिका कहलाती है, मध्य भाग है वो वर्तिका कहलाती है तथा स्वतंत्र छोर वाला भाग, ये सबसे स्वतंत्र छोर वाला भाग है या ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा व फूला हुआ भाग होता है। ये पुष्पासन है, अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा और फूला हुआ भाग होता है। इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलभित्ति बनती है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है तथा अंडाशय से फलभित्ति का निर्माण होता है। बीज तथा फलभित्ति मिलकर फल बनाते हैं। इसके बाद थर्ड भाग, सेकंड पार्ट है इसका वर्तिका। अंडाशय तथा वर्तिका के बीच वाला लंबा व पतला भाग होता है। यह वर्तिका और अंडाशय के बीच में लंबा है और पतला भाग होता है वर्तिका। इसके बाद थर्ड भाग इसका वर्तिका। वर्तिका का सबसे ऊपर वाला तथा चिपचिपा भाग होता है। परागण के समय सबसे पहले परागकण यहीं पर आते हैं। तो जो वर्तिकाग्र है, तो जो परागकण होते हैं सबसे पहले वर्तिकाग्र पर आते हैं और यह एक चिपचिपा भाग होता है। तो परागकण वर्तिकाग्र के अंदर चिपक जाते हैं। फिर इसमें जब बाह्य बल लगाया जाता है तो यह वर्तिकाग्र से जो परागकण होते हैं वो धीरे धीरे वर्तिका में आ जाते हैं। तो वर्तिका से यह धीमे धीमे गति करके अंडाशय में पहुंच जाते हैं। तो अंडाशय में जब ये परागकोश पहुंच जाते हैं तो अंडाशय से क्रिया करके यह एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इससे एक नए, जब भ्रूण विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार से पुष्पीय पौधों में जनन की प्रक्रिया होती है। धन्यवाद।